चलो, आज के लेक्चर की शुरुआत करेंगे। और लास्ट 2 लेक्चर्स में हम लोगों ने शेयर्स के बारे में पढ़ा था। पिछले 2-3 दिन से हम लोग शेयर्स के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं। और शेयर्स की डिस्कशन हमने कल पूरी कर ली थी। इक्विटी शेयर्स क्या होते हैं पढ़ लिया। प्रेफरेंस शेयर्स क्या होते हैं, ऑथराइज शेयर कैपिटल क्या होती है, इशूड शेयर कैपिटल क्या होती है, ये सारी चीजें हमने डिस्कस कर ली थी। ठीक है, इक्विटी शेयर्स प्रेफरेंस शेयर्स के बारे में पढ़ा था। प्रेफरेंस शेयर्स अलग अलग तरीके के होते हैं, ये पढ़ लिया था। और इस टॉपिक में से सिर्फ इक्विटी और प्रेफरेंस में से काफी आसान आसान क्वेश्चंस आपके बन जाएंगे। मैंने कल आपको बता दी थी ना सारी बातें, कि जो क्वेश्चन पूछा जाएगा, ये जो आपकी है ना, ये जो चीज होती है ये लिख के दे दी जाएगी कि डैश प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स आर एंटाइटल्ड टू शेयर द सरप्लस प्रॉफिट। बता दो कौन से होते हैं। 4 ऑप्शन दे देंगे, तो आपको बताना है कि जिनको सरप्लस में पार्ट मिलता है वो कौन से होते हैं, पार्टिसिपेटिंग। कन्वर्टिबल कौन से होते हैं, जिनके पास राइट होता है कन्वर्ट करवाने का। ठीक है जी, इस तरीके से ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। डायरेक्ट ऐसा एमसीक्यू बनेगा यहाँ से, और कुछ भी मुश्किल एमसीक्यू नहीं बन सकता। आज का जो हमारा टॉपिक है डिबेंचर्स के बारे में पढ़ेंगे। एक जनरल डिस्कशन हम लोग पहले कर लेते हैं। कोई बताना चाहेगा डिबेंचर्स क्या होते हैं? आप बताना चाहेंगे? ये एक तरीके का लोन होता है। लेती है, किससे लेती है? बैंक से लोन लेती है। तो डिबेंचर वो, ठीक है। डिबेंचर्स का क्या मतलब होता है, सिर्फ इतना आप बताओ भाई। डिस्काउंट पे नहीं होते, और ये सारी चीजें चलो एक तरफ है। कोई और बताना चाहेगा? आप क्रेडिटर होते, ठीक है। उधार में पैसा लिया गया है, किससे लेते हैं? बैंक से लेते हैं, पब्लिक से? पब्लिक से लिया जाता है, ठीक है। देखो, बिल्कुल आसान तरीके से समझेंगे। ये भी एक तरीके की सिक्योरिटी है, ये भी एक तरीके की सिक्योरिटीज होती हैं। सुना होगा सिक्योरिटीज इशू करती है कंपनी। देखो, शेयर्स का मतलब क्या था, जब कंपनी को कैपिटल चाहिए होती है तो इसे छोटे छोटे टुकड़ों में बांट दिया जाता है, स्मॉलर यूनिट्स में डिवाइड किया जाता है। और हर एक सिंगल यूनिट क्या कहलाती है, आपकी शेयर। बस इसी तरीके से यहाँ पे क्या होता है, बस ये कैपिटल नहीं होती, कंपनी को बोरोइंग्स करनी होती है। पैसा उठाना होता है कंपनी को उधार में, या आप कह लो एक तरीके से कंपनी लोन ले रही है। और उस लोन की अमाउंट को, जो वो टोटल अमाउंट का जितना वो बोरोइंग्स करना चाहते हैं ना, मान के चलो वही बात, 100 करोड़ की बोरोइंग्स करना चाहते हैं। ये पैसा उठाना चाहते हैं एक तरीके से लोन की फॉर्म में। भाई, इनको प्रॉफिट में हिस्सा नहीं देंगे। इन लोगों को, इनको हम क्या पे करेंगे, इंटरेस्ट। इनको हम ब्याज देंगे इनके पैसे पे, चाहे प्रॉफिट हो चाहे ना हो, ब्याज तो देना पड़ेगा। तो कह रहे हैं अगर आप कुछ इस तरीके से पैसा उठाते हो जिनको आप ब्याज देंगे, और उसको आपने डिवाइड कर दिया उस टोटल अमाउंट को स्मॉलर यूनिट्स में। ठीक है जी, उस अमाउंट को आपने क्या कर दिया, स्मॉलर यूनिट्स में डिवाइड कर दिया, तो एक सिंगल यूनिट आपकी क्या कहलाएगी, डिवेंचर कहलाएगी। ये बात समझ में आ गई? ठीक है। डिवेंचर किसको इशू किए जाते हैं? पब्लिक को। देखो, कंपनी को जब उधार में पैसा उठाना होता है ना, तो कंपनी के पास अलग अलग ऑप्शंस होते हैं। कंपनी कहती है हम बैंक से लोन ले सकते हैं, ठीक है। कंपनी को माल लेके आना उधार में, तो क्रेडिटर्स कहलाते हैं। हमें और पैसा चाहिए तो हम हमारे रिलेटिव से पैसा ले सकते हैं। हम अलग अलग ऑप्शंस हमारे पास होते हैं, ठीक है जी। लेकिन अगर कंपनी चाहती है कि हमें जितनी भी बोरोइंग्स करनी है उसकी हम छोटी छोटी यूनिट्स बनाए, भाई 100 करोड़ आपने बोला, रुपी 100 की एक यूनिट होगी, तो टोटल कितनी हो गई, 1 करोड़ यूनिट्स हो गई। ठीक है जी। तो एक सिंगल यूनिट क्या कहलाएगी, डिवेंचर कहलाएगी। सो अगर हमारे मन में कोई डाउट था, आपको लगता है कि डिवेंचर का मतलब होता है बैंक से लोन ले लिया और ये सारी चीजें, तो नहीं। पैसा पब्लिक से ही उठाया जाता है। सेम जैसे शेयर होते हैं उसी तरीके से डिवेंचर्स होते हैं, कोई ज्यादा फर्क नहीं होता। बस शेयर होल्डर्स को प्रॉफिट में हिस्सा दिया जाता है, डिविडेंड, और इनको बदले में क्या दिया जाता है, इंटरेस्ट पे किया जाता है, यानी कि ब्याज इनको दिया जाएगा। ये बात समझ में आ गई सबको? इसके अलावा कुछ और बातें होती हैं कि डिवेंचर होल्डर जब आप ये पैसा उठाते हो तो आप चार्ज क्रिएट कर देते हो, या आप बोलो मॉर्गेज, अभी सेम मतलब समझेंगे दोनों का। ठीक है, मॉर्गेज मतलब गिरवी रखना कुछ। सुने, कि आप जब इनको इशू करते हो तो कंपनी क्या बोलती है, भाई कल को अगर हम पैसे नहीं लौटा पाए तो हम हमारी ये वाली एसेट गिरवी रख रहे हैं। और गिरवी का मतलब होता है भाई अगर कंपनी ने पैसे नहीं दिए तो उस एसेट को बेच के क्या किया जाएगा, पैसा रिकवर किया जाएगा। रिकवर का मतलब होता है वापसी। कंपनी की एसेट बिकेगी, पैसा आएगा, उस पैसे से डिवेंचर होल्डर को पैसा लौटाया जाएगा। ठीक है, बुक में से पढ़ के देखें क्या लिखा गया है, डिवेंचर्स। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि चैप्टर नंबर 4 जो हमने शुरू किया है,
इसमें शेयर्स और डिवेंचर्स वाला ये टॉपिक आज पूरा करवा दूंगा, इसके बाद बाकी टॉपिक्स आपके चलने शुरू हो जाएंगे और अब रूटीन में आना है सबको। ठीक है, अभी तक स्लो था सिलेबस 4-5 दिन, अब क्या होगा, अब सिलेबस आपका कंप्लीट पूरे फास्ट तरीके से चलेगा, क्योंकि हमें जुलाई अटेम्प्ट के लिए प्रिपेयर करना है एक बार। ठीक है जी, पढ़ो। अ कंपनी में रेज लॉन्ग टर्म फाइनेंस थ्रू पब्लिक बोरोइंग्स। एक कंपनी चाहे तो पैसा उठा सकती है लॉन्ग टर्म फाइनेंस। लॉन्ग टर्म फाइनेंस का मतलब क्या होता है, जो पैसा आप चाहते हैं लंबे समय के लिए, 3 साल, 5 साल, 10 साल, 15 साल, तो कंपनी ऐसा कर सकती है। ठीक है जी, एक कंपनी पब्लिक बोरोइंग से पैसा उठा सकती है। दीज लोन्स आर रेज्ड बाय द इशू ऑफ डिवेंचर्स। और कहते हैं ये पैसा उठाया जाता है डिवेंचर इशू करके। अब पूछा जाए व्हाट इज डिवेंचर। डिवेंचर इज अ डॉक्यूमेंट अंडर द कंपनी सील। कंपनी सील का मतलब क्या है, कंपनी के सिग्नेचर। पढ़ा है आपने कि कंपनी के सिग्नेचर होते हैं, कॉमन सील मैंडेटरी होती है क्या, हर कंपनी को कॉमन सील बनानी जरूरी है क्या, यही पढ़ा है ना, जरूरी होती है, नहीं होती, नहीं होती, क्यों, कॉमन सील पता है सबको। स्टाम्प सुना है, कंपनी की एक स्टाम्प होती है, स्टाम्प देखिए ऐसे लगा देते हैं कागज पे। हाँ, वो कंपनी के नाम पे अगर बनवा ली तो उसे कॉमन सील बोला जाता है। ठीक है, पहले ये था कि कंपनी में कंपलसरी होगी कॉमन सील, अभी क्या बोला गया है कि ऑप्शनल है। अमेंडमेंट आने के बाद चेंज आया था 2015 में आई थिंक, तो बोला गया ये ऑप्शनल है, आप चाहो तो कॉमन सील बना सकते हो और चाहो तो रहने दो। अगर नहीं बनाओगे कॉमन सील तो कंपनी के 2 डायरेक्टर्स होंगे, उनको साइन करने होंगे। और अगर आपकी कंपनी में सीएस अपॉइंट किया गया है, आपने कंपनी सेक्रेटरी आपकी कंपनी में अपॉइंटेड है, तो एक डायरेक्टर और एक कंपनी सेक्रेटरी भी साइन कर सकता है। अब देख रहे हो सीएस का काम क्या, जनरली हमारे मन में सवाल आते हैं ना, सीएस क्या करेगा। तो अगर किसी कंपनी में सीएस है और 2 डायरेक्टर साइन नहीं कर रहे, तो एक सीएस और एक डायरेक्टर जब तक साइन नहीं कर देता तब तक वो डॉक्यूमेंट वैलिड नहीं कहलाएगा। ठीक है, समझे ये बात। तो कहते हैं डिबेंचर एक डॉक्यूमेंट है जो कंपनी की सील के अंडर इशू है, विच प्रोवाइड्स फॉर द पेमेंट ऑफ प्रिंसिपल सम एंड इंटरेस्ट देयर ऑन एट रेगुलर इंटरवल्स। कहते हैं डिबेंचर एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जिससे पब्लिक से पैसा उठाया गया है और पब्लिक को वो प्रिंसिपल अमाउंट भी लौटा देंगे और इंटरेस्ट देंगे हम रेगुलर इंटरवल्स पे। रेगुलर इंटरवल्स का मतलब क्या है, 3 महीने, 6 महीने, एक टाइम पीरियड फिक्स कर लिया कि हर साल आपको इंटरेस्ट मिलेगा, हर 6 महीने बाद मिलेगा, विच इज यूजुअली सिक्योर्ड बाय अ फिक्स्ड और फ्लोटिंग चार्ज ऑन द कंपनीज प्रॉपर्टी। ठीक है, जो कि एक फिक्स चार्ज या फ्लोटिंग चार्ज होता है कंपनी की प्रॉपर्टी पे, अंडरटेकिंग पे, जो कि बताता है कंपनी ने लोन लिया है। दोबारा से समझ लो, लिख के बता देता हूं। कह रहे हैं डिबेंचर क्या है, डिबेंचर एक ऐसे डॉक्यूमेंट है, ठीक है, एक टुकड़ा है, ठीक है जी, जो कि क्या शो करता है, ये शो करता है कि कंपनी ने पैसा लिया है, यानी कि प्रिंसिपल अमाउंट हो गई, ये तो पता होगा सबको। ठीक है, और कंपनी इसके ऊपर क्या करेगी, इंटरेस्ट देगी। ठीक है, इंटरेस्ट कब देगी, रेगुलर इंटरवल्स पे। रेगुलर इंटरवल्स का मतलब क्या होता है, हर 6 महीने बाद, हर 12 महीने बाद ऐसे इंटरेस्ट देगी। और ये जो डॉक्यूमेंट है, ये जो प्रिंसिपल अमाउंट है ना, ये अमाउंट क्या है, सिक्योर्ड है। सिक्योर्ड है किस चीज से, या तो फिक्स्ड चार्ज है या क्या है, फ्लोटिंग चार्ज। कोई बताना चाहेगा क्या मतलब होता है इसका। मान के चलो कंपनी के पास एक बिल्डिंग है ये, ठीक है, एक कंपनी के पास ये मशीन रखी है, ठीक है, एक बिल्डिंग और है कंपनी के पास, ठीक है, ऐसे काफी सारी प्रॉपर्टी है। फिक्स चार्ज का मतलब होता है कंपनी ने बोल दिया ये वाली बिल्डिंग, सिर्फ ये वाली बिल्डिंग हम लोग गिरवी रख रहे हैं, फिक्स्ड चार्ज। फ्लोटिंग का मतलब होता है कंपनी ने बोला हमारी एसेट्स पे, भाई इस पे भी हो सकता है, इससे पैसा रिकवर नहीं हुआ तो इस पे आ जाएगा, इससे नहीं हुआ तो इस पे आ जाएगा। ये होता है फ्लोटिंग चार्ज, जो फ्लोट करता रहता है इधर से उधर, उधर से इधर। समझ गए। तो डिबेंचर क्या है, डिबेंचर एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जिससे कंपनी ने पैसा बोरो किया है, कंपनी पैसा लौटाएगी, रेगुलर इंटरवल्स पे कंपनी क्या करेगी, ब्याज देगी। और इसके ये जो डिबेंचर है ये सिक्योर्ड होते हैं किस चीज से, फिक्स्ड एसेट से, जिसके ऊपर या तो फिक्स चार्ज होगा या फ्लोटिंग चार्ज होगा कंपनी की प्रॉपर्टी पे। डन। ए डिबेंचर होल्डर इज अ क्रेडिटर ऑफ द कंपनी। डिबेंचर होल्डर कौन होगा, कोई भी इंसान जिसके पास डिबेंचर है, अगर इसके हाथ में डिबेंचर्स हैं तो ये डिबेंचर होल्डर कहलाएगा। जिसके पास शेयर होते हैं वो क्या कहलाता है, शेयर होल्डर। तो डिबेंचर होल्डर एक क्रेडिटर है कंपनी का। क्रेडिटर का मतलब क्या होता है, पैसे मांग सकता है ये वापस कंपनी से, एक फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट पे किया जाता है डिबेंचर्स पे,
द इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर इज अ चार्ज ऑन द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ द कंपनी, इज अ चार्ज ऑन द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ कंपनी। इसका मतलब क्या है, प्रॉफिट एंड लॉस पे एक तरीके से चार्ज का काम करता है, उसके अगेंस्ट होता है, प्रॉफिट को घटा देता है ये। डिविडेंड कब देते हो बेटा? देखो क्या होता है, सबसे पहले आपकी इनकम आती है, ठीक है जी, इनकम में से सारे खर्चे लेस किए जाते हैं, इसको बोला जाता है जनरली अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। इसमें से आप इंटरेस्ट माइनस करते हो तो इसको क्या बोलते हो, अर्निंग बिफोर टैक्स। फिर इसमें से आप टैक्स माइनस करते हो, इसको आपको बोला जाता है अर्निंग आफ्टर टैक्स। कहने का मतलब ये सारा पैसा आया, पैसे में से सारे खर्चे निकाल दिए इंटरेस्ट और टैक्स को छोड़ के, फिर इंटरेस्ट माइनस कर दिया, फिर टैक्स माइनस कर दिया, फिर जो पैसा बचता है ये डिवाइड किया जाता है शेयर होल्डर्स के बीच में। तो कहते हैं जो डिविडेंड है वो तो क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट, अ पार्ट ऑफ प्रॉफिट। जबकि जो इंटरेस्ट होता है ये अगेंस्ट होता है, पार्ट ऑफ प्रॉफिट नहीं होता। इसने तो प्रॉफिट को कम कर दिया। भाई मान के चलो किसी की इनकम थी 100 करोड़ रुपए, खर्चे हो गए उसके 70 करोड़, कहते हैं 30 करोड़ रुपए बचे, 30 करोड़ में से आपने 10 करोड़ इंटरेस्ट दे दिया, तो कितने बचे, 20 करोड़। 20 करोड़ में से आपने 6 करोड़ टैक्स दे दिया, लास्ट में 14 करोड़ रुपए जो बचे ये डिविडेंड बचे बटेगा। तो ये डिविडेंड पार्ट ऑफ प्रॉफिट है, जबकि जो इंटरेस्ट दिया जाता है वो अगेंस्ट प्रॉफिट होता है। देखो जैसे ही इंटरेस्ट दिया प्रॉफिट घट के कितना रह गया, 20 करोड़। तो इसीलिए ये चीज लिखी गई है भाई, डिवेंचर होल्डर क्रेडिटर होता है, फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट दी जाती है, और इंटरेस्ट जो होता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में चार्ज किया जाता है। द डिवेंचर्स आर जनरली गिवन अ फ्लोटिंग चार्ज ओवर द एसेट्स ऑफ द कंपनी, व्हेन डिवेंचर्स आर सिक्योर्ड दे आर पेड ऑन प्रायोरिटी इन कंपैरिजन टू ऑल अदर क्रेडिटर्स। ठीक है, कहते हैं अगर आपके डिवेंचर सिक्योर्ड है तो जब कंपनी वाइंड अप होती है, पैसे लौटाने की बारी आती है, तो इनको प्रायोरिटी दी जाती है, मतलब इनको पहले पैसा लौटाया जाता है। किससे पहले लौटाया जाता है, बाकी सबसे। और जितने भी क्रेडिटर्स हैं मान लो, और किसी के भी पैसे पेंडिंग है तो उन सबसे पहले इसको पैसे लौटाए जाएंगे। ये बात समझ में आती है? ऑनलाइन स्टूडेंट्स रिप्लाई कर दो एक बार, आप सब भी बता दो भाई, क्लियर है ये बात? डन। आप लोगों को जो कंटेंट करवाया जा रहा है, एक एक चीज अभी बताई जा रही है कि आप पढ़ के देखो कैसे इंग्लिश में क्या लिखा गया है, उसका क्या मतलब होता है। ठीक है, अब धीरे धीरे आपको आदत बनानी है कि सिर्फ कानों का इस्तेमाल ना करें, आंखों का भी इस्तेमाल करें। ठीक है, और फिर धीरे धीरे अपने मुंह का भी आप बोलें, पूछे। ठीक है, अभी तक आप सुनते हो, ठीक है, कानों में जा रही है, आगे आपसे पढ़ाया जाएगा, आप खुद पढ़ो और आप बताओ आपको समझ में आया क्या। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। अब बात आती है टाइप्स ऑफ डिवेंचर। डिवेंचर किस किस तरीके के होते हैं? सबसे पहला क्या है, क्या लिखा गया है सबसे पहला, नाम से ही पता लग रहा है ना, सिक्योर्ड डिवेंचर्स, मतलब ऐसे डिवेंचर्स की बात हो रही होगी जो सिक्योर्ड है। कहते हैं दीज आर डिवेंचर्स दैट आर सिक्योर्ड अगेंस्ट एन एसेट्स या एसेट्स ऑफ द कंपनी। एसेट मतलब एक एसेट, एसेट्स मतलब बहुत सारी। ठीक है, दिस मींस अ चार्ज इज क्रिएटेड ऑन सच एन एसेट इन केस ऑफ डिफॉल्ट इन रीपेमेंट ऑफ सच डिवेंचर्स। कहते हैं इसका मतलब ये है कि आपने चार्ज क्रिएट कर दिया एसेट्स पे, अगर डिफॉल्ट होता है पेमेंट में, रीपेमेंट नहीं की गई डिवेंचर्स की, तो क्या हो जाएगा, आपकी एसेट जाएगी और फिर पैसे आएंगे। सो इन केस द कंपनी डज नॉट हैव इनफ फंड्स ऑन रीपे, कहते कंपनी के पास पैसे नहीं है रीपे करने के लिए, तो सेड एसेट, जो एसेट बताई गई है ये बेची जाएगी, इसलिए ताकि लोन को चुकाया जाए। द चार्ज में बी फिक्स्ड, यानी कि स्पेसिफिक एसेट और फ्लोटिंग अगेंस्ट ऑल द एसेट्स ऑफ द फर्म। अब आ गया ना समझ में? एमसीक्यू कैसे बनेगा? कहते हैं एमसीक्यू ऐसे बन जाएगा, अ कंपनी इशूड डिवेंचर्स एंड दिस डिवेंचर्स आर सिक्योर्ड बाय द एसेट्स ऑफ कंपनी। कौन से डिवेंचर्स हैं सिक्योर्ड? आपसे पूछा जाएगा डिवेंचर्स को सिक्योरिटी दी गई है कंपनी की सभी एसेट्स की, बता दो कौन सा चार्ज क्रिएट हुआ है, फिक्स चार्ज क्रिएट हुआ है, फ्लोटिंग चार्ज क्रिएट हुआ है, बोथ और नन ऑफ द अबव। फ्लोटिंग बोलेंगे। और बोला सिर्फ एक एसेट पे स्पेसिफिक, तो क्या बोला जाएगा, फिक्स चार्ज। ये बात समझ में आ गई? देखो, सिक्योर्ड डिबेंचर, अनसिक्योर्ड। सिक्योर्ड पता लग गया, तो अनसिक्योर्ड आपको अपने आप पता लग गया होगा कि दीज आर नॉट सिक्योर्ड बाय एनी चार्ज अगेंस्ट द एसेट्स ऑफ द कंपनी, नाइदर फिक्स्ड नॉर फ्लोटिंग। नॉर्मली सच काइंड ऑफ डिबेंचर्स आर नॉट इशूड बाय कंपनीज इन इंडिया। कहते हैं अनसिक्योर्ड वो होते हैं जिनका कोई चार्ज नहीं क्रिएट किया गया, और कहते हैं इंडिया में जनरली ऐसा इश्यू नहीं होता। क्यों? कंपनी करेंगी तो कोई पैसे देगा ही नहीं। मैं आपको बोलता हूँ कि मेरे को लोन दे दो, आप बोलते हो बदले में क्या, मैंने कहा कुछ नहीं, आप क्या बोलोगे, फिर क्यों दे हम लोन, पैसे लेके भाग गए तो। और आपकी तो शक्ल ही ऐसी है पैसे लेके भागने वाली, कितने खुश हो रहे हैं, है ना? रिडीमेबल डिवेंचर्स कौन से होते हैं?
रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स पढ़े थे ना, तो वही वाली बात है, दीज डिवेंचर्स आर पेबल एट द expiry of their term, which means the end of a specified period. They are payable either in the lump sum or in installments over a time. Such debentures can be redeemable at par, premium or at a discount. कह रहे हैं रिडीमेबल डिबेंचर्स का मतलब होता है वो डिबेंचर जो एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड पूरा होने पे जिनका पैसा वापस लौटा दिया जाएगा, या तो एक साथ, लंप सम का मतलब होता है एक साथ, या टुकड़ों में। ये बात समझ में आ गई। और कहते हैं जब ये पैसा लौटाएंगे तो हो सकता है जितना लिया था उतना ही लौटा दे, प्रीमियम पे लौटा दे या डिस्काउंट पे लौटा दे। इरिडीमेबल मतलब, रिडीमेबल वो होते हैं ना जिनका पैसा वापस लौटाया जाएगा, इरिडीमेबल कौन से होंगे? ठीक है, सच डिबेंचर्स आर परपेचुअल इन नेचर, कभी नहीं, देयर इज नो फिक्स्ड डेट ऑन व्हिच दे आर बिकम पेबल, दे आर रिडीमेबल व्हेन द कंपनी गोज इनटू द लिक्विडेशन प्रोसेस, और दे कैन बी रिडीमेबल आफ्टर एन अनस्पेसिफाइड लॉन्ग टाइम इंटरवल। ठीक है, आपने नहीं बताया 10 साल, 15 साल, 20 साल, कितने साल बाद पैसा लौटाओगे, इसका मतलब क्या है? जिस दिन कंपनी बंद होगी उसी दिन पैसा लौटाओगे। ये मत बोल देना इरिडीमेबल का मतलब होता है जिनका पैसा कभी नहीं लौटाया जाता, फिर तो कोई पैसा देगा ही नहीं। ठीक है, कहते हैं जब कंपनी बंद होगी तब लौटाया जाएगा, या ऐसे टाइम पे लौटाया जाएगा जो फिक्स ही नहीं है, पता ही नहीं कब। ठीक है, फुल्ली कन्वर्टेबल डिवेंचर्स, द डिवेंचर्स विच आर कन्वर्टेड इनटू इक्विटी शेयर एट द ऑप्शन ऑफ द डिवेंचर होल्डर। सो अगर वो चाहे तो एक टाइम पीरियड के बाद अपने सारे डिवेंचर्स किस में कन्वर्ट कर सकता है, यहाँ पे ऑल हिज डिवेंचर्स आएगा, विल बी कन्वर्टेड टू इक्विटी शेयर एंड ही विल बिकम ए शेयर होल्डर। ऐसा क्यों किया जाता है, कोई बताएगा? मान के चलो तुम्हारी कंपनी है, तुमने बोला कैपिटल की फॉर्म में पैसा दे दो, मेरे को बोला, मैंने बोला पैसा तो मैं दे दूंगा, बदले में मुझे क्या मिलेगा? तुमने बोला डिविडेंड। मैंने बोला कब? बोले जब प्रॉफिट कमाएंगे। और मैंने प्रॉफिट नहीं कमाया तो कुछ नहीं मिलेगा। मैंने बोला और? कहते हैं आपको वोटिंग राइट दे देंगे। मैंने बोला नहीं चाहिए। बोले क्यों? मैंने कहा मैं पैसे भी दूं, फिर मैं मीटिंग में भी आऊं, सारे डिसीजन में भी हेल्प कराऊं, फिर तो मैं ही काम नहीं कर लूंगा, तुम्हारा क्या काम है? तुम कहते देखो आ तो हम गए हैं, जाएंगे ऐसे नहीं, पैसे तो लेके जाएंगे अब। मैंने कहा कोई जबरदस्ती है? कहते हैं हाँ। मैंने क्या? कहते हैं आपने हमने पढ़ाया था, कंपनी बनानी सिखाई थी क्या होती है, अब हम कंपनी बनाएंगे। मैंने बोला फिर मैंने तो ये भी पढ़ाया था कि मालिक बनाना जरूरी है, मेरे से कर्जा ले लो। आपने बोला नहीं, आपके पढ़ाई लिखा के कारण हम कंपनी बनाते हैं, हम तो आपको मालिक बनाएंगे। मैंने बोला मालिक मैं बनूंगा नहीं अभी। तो आपने मेरे को क्या बोला, एक काम करो आप हमारे डिबेंचर्स ले लो, 5 साल बाद हम आपको ऑप्शन देते हैं कि आप चाहो तो शेयर्स में कन्वर्ट करवा लेना। मैंने बोला हाँ ये चीज ठीक लग रही है, क्योंकि 5 साल तक मेरे पास देखो तुम इंटरेस्ट दोगे, 5 सालों में तुम्हें प्रॉफिट आए ना आए मेरे को कोई मतलब उस चीज से नहीं। तो कन्वर्टिबल डिवेंचर जनरली कौन लेता है? जिसको ऐसा लगता है कि मुझे एक थोड़े समय के लिए क्या चाहिए, फिक्स्ड इनकम चाहिए, कि पैसे आते रहें। 5 साल बाद अब मेरे को लगता है कि तुम्हारी कंपनी अच्छा मुनाफा कमा रही है, जो तुम मुझे इंटरेस्ट देते हो उससे ज्यादा डिविडेंड बांटते हो, तो मैं क्या करवा लूंगा, इक्विटी में कन्वर्ट करवा लूंगा। 5 साल बाद मेरे को लगता है कि नहीं डिवेंचर, तो जबरदस्ती ये कन्वर्ट करवाने पड़ेंगे, ऑप्शन है मेरे पास। तो कन्वर्टेबल डिवेंचर्स क्या होते हैं? जिसमें ऑप्शन दिया जाता है कि आप चाहो तो पूरे कन्वर्ट करवा लेना। और यहाँ पे पार्टली में क्या होगा भाई, here the holders of such debenture are given the option to partially convert their debenture to share, so if he opts for the conversion he will both a creditor and shareholder of the company। पार्शली मतलब कुछ कुछ हो सकता है, 50-50, 30% आपके शेयर्स में कन्वर्ट हो जाएंगे, 70% डिवेंचर्स रहेंगे, जितने आपके टोटल थे उसका। ठीक है, तो आप क्या रहोगे, डिवेंचर होल्डर भी रहोगे और शेयर होल्डर भी। नॉन कन्वर्टेबल कौन से होते हैं भाई, बताएगा कोई? एज द नेम सजेस्ट डिवेंचर डू नॉट हैव एन ऑप्शन टू बी कन्वर्टेड टू शेयर्स और एनी काइंड ऑफ इक्विटी। ये डिवेंचर डिवेंचर ही रहेंगे। ठीक है, ये पौधा पेड़ नहीं बनेगा, पौधा ही रहेगा, जबकि ये वाले कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है, इतनी बात सब मेरे को समझ में आ गई क्या? ऑनलाइन स्टूडेंट्स रिप्लाई कर दो फटाफट से, मंजू, शिवानी, हिमांशी, और इसके अलावा अगर कोई बच्चा और है तो लाइव कर फटाफट रिप्लाई करेंगे भाई। इसके अलावा इस चैप्टर में जो कंटेंट बचेगा, जो चीजें होंगी,
वो सारी समझने वाली और कुछ याद करने वाली चीजें होंगी भाई। चेष्टा नाम से किसकी आईडी है, एक बार अपना नाम बता दो बेटा। अच्छा, हमने कितना पढ़ लिया भाई? ये पढ़ा था हमने। टाइप्स ऑफ शेयर हमने पढ़ा, इक्विटी शेयर पढ़ा, प्रेफरेंस शेयर पढ़ा, कम्युलेटिव प्रेफरेंस शेयर, डिबेंचर्स। अभी ये दो चीजें और पढ़ेंगे, बियरर और रजिस्टर्ड डिबेंचर्स। कोई बताना चाहेगा ये चीज? है कोई बच्चा जिसको लगता है कि मैं बताऊंगा? पढ़ के बता दो चाहे। ओके चेष्टा। बियरर वो होते हैं जिनका नाम रजिस्टर्ड होगा। ठीक है। ठीक है, समझो भाई। देखो, एक ये डिबेंचर सर्टिफिकेट है और एक ये डिबेंचर है। कह रहे हैं जिसके ऊपर नाम है प्रॉपर प्रॉपर कि ये डिबेंचर्स मिस्टर ए को बिलोंग करते हैं और ये मिस्टर ए के हैं। ठीक है, प्रॉपर रिकॉर्ड में नाम है और सर्टिफिकेट पे नाम है, तो ये तो क्या हो गया, रजिस्टर्ड। बियरर में नाम नहीं होता, जो होल्डर है भाई, ये एक स्लिप होती है, जिसके पास ये स्लिप वही क्या माना जाएगा, ओनर माना जाएगा। पढ़ के देखो क्या लिखा है। बियरर डिबेंचर्स आर दोज विच आर पेबल टू द बियरर देयर ऑफ। बियरर का मतलब होता है जो बियर करता है उनको। दीज कैन बी ट्रांसफर्ड मेयरली बाय डिलीवरी। भाई मान के चलो मेरे पास रिसिप्ट है, मैंने आपको दे दी, तो ये आपको ट्रांसफर हो गए। इंटरेस्ट इज पेड टू द पर्सन हु प्रोड्यूसेस द इंटरेस्ट कूपन अटैच्ड टू सच डिबेंचर्स। ठीक है। आपने कभी कोई व्हीकल देखा हो, उसकी सर्विस जब करवाते हैं तो एक कॉपी दी जाती है, सर्विस कॉपी। देखा है कभी? घर पे पूछना आपके फादर से, आपके जिसके पास भी व्हीकल हो, एक्टिवा वगैरह, बाइक वगैरह, तो उसमें ना एक सर्विस कॉपी दी जाती है। उसमें जनरली बोला जाता है कि 12 सर्विस हैं भाई, 12 फ्री हैं, 12 आपको करवानी पड़ेंगी, इस तरीके से टोटल 12 करवा सकते हो। उसमें ये होता है, एक पेड होती है, एक फ्री होती है, एक पेड होती है, एक फ्री होती है। तो वो कूपन उसमें से निकाल लेते हैं ऐसे टीयर करके। तो कह रही है बियर डिबेंचर इसी तरीके का है भाई, जिसके पास भी डिबेंचर है उसके साथ कूपन लगे होते हैं, आप वो कूपन टीयर करो, आपको इंटरेस्ट मिल जाएगा, जिसके पास भी हो। रजिस्टर्ड में क्या होगा, रजिस्टर्ड डिबेंचर आर दोज विच आर पेबल टू द पर्संस हु अपीयर इन द रजिस्टर ऑफ डिबेंचर होल्डर्स। कंपनी रजिस्टर मेंटेन करती है डिबेंचर होल्डर, उसमें जिसका नाम है उसी को मिलेगा। भाई मान लो मेरे पास रजिस्टर्ड डिबेंचर है, मैं लेके चला गया तो मेरे को मिल जाएगा इंटरेस्ट, आप लेके चले गए आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि आप ओनर नहीं हो उनको। दिस कैन बी ट्रांसफर्ड ओनली बाय एग्जीक्यूटिंग ए ट्रांसफर डीड। ठीक है, ट्रांसफर डीड मतलब आपको प्रॉपर जाके ट्रांसफर करवाना पड़ेगा, इसका कंपनी को इन्फॉर्म करना पड़ेगा कि ये ट्रांसफर हो चुके हैं, आपका नाम हटेगा वहां से, जिसने लिए हैं डिबेंचर उसका नाम आएगा, फिर क्या होगा, ये कंप्लीशन होगा। और इंटरेस्ट किसको दिया जाएगा, रजिस्टर्ड होल्डर जिसका नाम लिखा गया। आ गई ये बात समझ में? पक्का? डन? और किसी को कुछ पूछना है? शेयर डिवेंचर्स समझ में आ गए प्रॉपर? किसी को कोई डाउट था? आई होप सो कुछ डाउट्स क्लियर होंगे आपके, पहले अगर नहीं पता था, या अब जिसको पहले नहीं समझ में आया था अब समझ में आ गया होगा। अब क्वेश्चन आएगा तो कर दोगे? पक्का? अब मैं तुम्हें समझाने की कोशिश करता हूँ, अब आपको समझ में आएगा। अगर मैं पहले दिन आपको बताता कि हम क्या पढ़ रहे हैं क्या नहीं, तो कुछ चीजें आपके सर के ऊपर से जाती। अब देखो, समझो है क्या इस चैप्टर में, या क्या चीज है, किस तरीके से चीजें इंक्लूड की गई हैं, करवाऊंगा बाद में, अभी एक जनरल डिस्कशन करेंगे। तो
जो आपका ये बनाया गया है ना पेपर, इकोनॉमिक एंड बिजनेस एनवायरनमेंट, तो इसमें काफी सारी चीजें इकोनॉमी से और बिजनेस से रिलेटेड बताई गई कि बिजनेस एनवायरनमेंट, बिजनेस एनवायरनमेंट का मतलब आपने पढ़ा होगा कि जो आसपास चीजें होती हैं, चैप्टर भी आएगा फिर से बता दूंगा, इंटरनल फैक्टर्स होते हैं, एक्सटर्नल फैक्टर्स होते हैं, ठीक है, टेक्नोलॉजी, गवर्नमेंट की पॉलिसीज क्या है, ये सारी चीजें। ये चैप्टर हमारा क्या है, इंडियन फाइनेंशियल मार्केट, कि इंडिया की हमारी फाइनेंशियल मार्केट कैसी है, क्या चीजें हैं उसमें। तो इसमें आपको काफी सारा डाटा भी देखने को मिलेगा। कहते हैं सबसे पहले तो आपको बताएंगे इंडिया का फाइनेंशियल इकोसिस्टम क्या होता है। फाइनेंशियल सिस्टम क्या होता है आपने पढ़ा भी होगा, एक तरफ हाउस होल्ड सेक्टर होता है, एक तरफ प्रोड्यूसर्स होते हैं, उससे पैसा ट्रांसफर होता है, सेवर से इन्वेस्टर्स को जाता है, यही चीजें बताई जाएंगी। फाइनेंस का रोल क्या होता है, ठीक है, इंडियन फाइनेंशियल सेक्टर में क्या क्या डेवलपमेंट्स हुई हैं, कि इंडिया चाहता है कि आने वाले समय में 1 ट्रिलियन इतनी चीज यहाँ तक पहुंच जाए, आरबीआई ने ये किया है, गवर्नमेंट ने ये स्कीम लॉन्च की है, महाराष्ट्र में ये स्कीम लॉन्च हुई है, और ये आपको पता होने चाहिए। सीधे सीधे क्वेश्चन आएंगे पेपर में कि महाराष्ट्र में कौन सी फैसिलिटी लॉन्च की गई थी, ठीक है। करंट अफेयर्स का पेपर है आपका एक, उसमें भी ये बातें बताई जाएंगी कि फेसेस क्या है, कौन कौन से ग्रोथ है, कैसे कैसे ग्रोथ हुई है। फिर देखो सबसे पहले क्या आ रहा है, द ग्रोथ ऑफ इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम में भी कवर्ड फ्रॉम बैंकिंग, म्यूचुअल फंड, इंश्योरेंस। पहले तो क्या है, बैंकिंग सेक्टर। अब बैंकिंग सेक्टर में आपको बताएंगे क्या क्या होता है, कहते हैं कमर्शियल बैंक्स होते हैं, स्मॉल फाइनेंस बैंक होते हैं, पेमेंट बैंक होते हैं, कोऑपरेटिव बैंक होते हैं। ये सारे एक्सप्लेन किए गए हैं आपको एक एक करके, ये पढ़ने हैं। ट्रेडिशनल बैंक्स एंड पेमेंट बैंक्स में क्या फर्क होता है, क्या क्या चेंजेस आए हैं, अब क्या चीजें होती है क्या नहीं होती, ठीक है, समझ रहे हो। ये सारे आपको बताए जाएंगे, पहले क्या था, फिर क्या हुआ, कैसे क्या चीजें। फिर म्यूचुअल फंड्स, ये म्यूचुअल फंड्स क्या होते हैं, कैसे कैसे म्यूचुअल फंड की डेवलपमेंट हुई, क्या क्या चीजें हुई, ठीक है, पूरे फेजेस आपको दिए गए हैं, पहले ये हुआ फिर ये हुआ। फिर क्या है, इंश्योरेंस सेक्टर। देखो इंडियन फाइनेंशियल मार्केट, इंडिया की जो फाइनेंशियल मार्केट है किन किन चीजों से, बैंक से चलती है, म्यूचुअल फंड से चलती है, इंश्योरेंस से चलती है। तो इंश्योरेंस सेक्टर के बारे में सारी डिटेल्स दी गई हैं आपको, ठीक है, क्या क्या ट्रेंड्स देखने को मिले। फिर क्या है, पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर बैंक कौन कौन से हैं, मर्जर होने के बाद कितने बचे हैं, अब कितने हैं, ये देखो ये नाम है। अब प्राइवेट बैंक कौन कौन से हैं बड़े बड़े, ठीक है, स्मॉल प्राइवेट बैंक कौन से हैं, ये नाम सुने होंगे ना, उज्जीवन। हो सकता है आपको अपने आसपास गांव में अब यहाँ पे ये वाले बैंक देखने को मिलते हो, ये नाम, ये नहीं सुना, उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक, एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक, ये रहा, ठीक है। इनका काम क्या है, हर पर्सन तक बैंकिंग फैसिलिटी पहुंचाना, ठीक है जी। फिर क्या आ गया, इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉर्पोरेशन क्या है, स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक कौन से हैं, ये उन दो बैंकों के बारे में बताया जाएगा। ये सारी चीजें हम लोग पढ़ेंगे एक एक करके, कौन कौन से माइलस्टोन थे। अब क्या है, अब एक दिन में एक टॉपिक कवर हुआ करेगा आपका। फिर कोऑपरेटिव बैंक पढ़ेंगे हम, क्या होते हैं, हिस्ट्री क्या थी कोऑपरेटिव बैंक की, कैसे कैसे डिवाइड किया गया है उनमें, ये सारी चीजें आपकी आएंगी भाई, ये चैप्टर चलेगा। फिर एनबीएफसी आ जाएगा, नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी कौन सी है, अभी बैंक के बारे में तो पढ़ लिया, लेकिन कुछ कंपनी होती है जो बैंकिंग, नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनीज जिनको बोला जाता है, ये कौन कौन सी होती हैं, एसेट फाइनेंस कंपनी होगी, इन्वेस्टमेंट कंपनी होगी, लोन कंपनी होगी, इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी होगी, ये सारा आपको पढ़ना है भाई। और फिर इंडियन फाइनेंशियल मार्केट में और क्या आता है, कैपिटल मार्केट आती है, देख रहे हो, इंडियन फाइनेंशियल मार्केट चैप्टर का नाम है, जिसमें बैंक है, इंश्योरेंस है, म्यूचुअल फंड्स है, ठीक है जी, उसके अलावा नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी है और कैपिटल मार्केट है। 5 चीजें मैंने बताई, कैपिटल मार्केट आपने कर ली, ठीक है, ये पढ़ लो भाई। किसी को इसमें से कुछ पूछना हो तो, क्योंकि इसमें मेरे बताने वाली बात कोई है नहीं और मैंने बता भी दिया था। इसको रीडिंग ले लो फटाफट से, कि हिस्ट्री क्या रही है, ऐसे ऐसे होता था उस समय, ये था, जिसको ना समझ में आए पूछो बेटा। ऑनलाइन स्टूडेंट्स रिप्लाई कर दो, समझ में आ गया इस चैप्टर का क्या रोल है, क्या पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर में। हमारी फाइनेंशियल मार्केट को 4-5 टुकड़ों में तोड़ा गया है पढ़ने के लिए हमारे, उसमें से एक टुकड़ा हमने पढ़ लिया है। चिराग आपको पता है, आपको तो इक्विटी शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर, डिवेंचर्स इतना ही करवाया था, इसको पढ़ो फटाफट।
समझ में आ रहा है भाई? समझ में आ रहा है भाई? सिर्फ डेवलपमेंट के बारे में बताया गया कि क्या कैसे कैसे कैपिटल मार्केट हमारे कंट्री में डेवलप हुई, ये हुआ, यहाँ पे ये हुआ, फिर ये हुआ, फिर ये हुआ, फिर ये हुआ, फिर ये हुआ। ये जो टेपर टेंट्रम लिखा है, इसका मतलब होता है कि जब गवर्नमेंट, जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है ना, इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए खुद गवर्नमेंट बॉन्ड्स वगैरह खरीद लेती है और पेमेंट कर देती है ताकि कैश का आउटफ्लो बढ़े इकोनॉमी में। तो कह रहे हैं इस तरीके से डेवलपमेंट हुई थी कैपिटल मार्केट की। ठीक है। सिर्फ ये चीज आ सकती है, ये पढ़ लेना कि टेपर टेंट्रम एपिसोड कब हुआ था इंडिया में, 2013 में। ठीक है, 2013 में ये हुआ था। ओके, डन। इसके बाद का हमने पढ़ लिया है, पढ़ लिया ना सबने? बाकी ये चीजें हमने पढ़ ली, इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, ये सारी चीजें हमने डिस्कस कर ली हैं भाई। डन। चलो आज के लिए इतना डिस्कशन करेंगे। एक पार्ट हमारा कवर होता है यहाँ पे इस चैप्टर का, बाकी पार्ट्स फिर हम आने वाले वीक में कंप्लीट कर लेंगे। ओके, आज के लिए इतना ही, मिलेंगे अगले लेक्चर में। तब तक अपना ध्यान रखें और खूब मन लगा के पढ़ाई करें।